स्टूडेंट्स, आज प्राचीन भारतीय इतिहास की समय सारिणी को समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूनान के विद्वान हेरोडोटस ने किया, जिन्हें इतिहास का पिता और विश्व का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। अतीत की घटनाओं के व्यवस्थित अध्ययन को इतिहास कहते हैं और इतिहास के द्वारा हम मानव के संपूर्ण विकास का अध्ययन करते हैं। अध्ययन की सुविधा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है प्रागैतिहासिक काल अथवा प्री हिस्ट्री। इस काल के अंतर्गत मानव सभ्यता के आरंभ से 3500 ईसा पूर्व तक के समय का अध्ययन करते हैं। इस दौरान पाषाणकालीन संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। इस समय मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, इसलिए इस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल की जानकारी के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उपकरणों अथवा औजारों की भिन्नता के आधार पर प्रागैतिहासिक काल का विभाजन 3 भागों में किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों कालों में अलग अलग प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस समय मानव अपनी सुरक्षा, निवास और भोजन जुटाने के लिए पत्थरों पर निर्भर था और मानव विकास की प्रक्रिया के साथ साथ उसके उपकरण भी बदलते चले गए। पुरापाषाण काल का समय 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। औजारों और उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल का विभाजन भी 3 भागों में कर दिया गया। पहला निम्न पुरापाषाण काल अथवा लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल अथवा मिडिल पैलियोलिथिक एज, तीसरा उच्च पुरापाषाण काल अथवा अपर पैलियोलिथिक एज। निम्न पुरापाषाण काल का समय 20 लाख से 50,000 ईसा पूर्व माना गया है। इस काल में मानव ने आग की खोज की। इस समय बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाए जाते थे, जिन्हें कोर उपकरण कहा जाता था। मध्य पुरापाषाण काल का समय 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व माना गया है। इस काल में मानव ने फलक उपकरणों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया, इसलिए इस काल को फलक संस्कृति भी कहा गया है। उच्च पुरापाषाण काल का समय 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। इस काल में होमोसेपियंस मानव का उदय हुआ। इस काल में ब्लेड उपकरण अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इस काल में मानव चित्रकारी भी करने लगा था। विंध्य क्षेत्र तथा भीमबेटका गुफाओं से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल, जिसका समय 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व माना गया है। इस समय जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े जानवर समाप्त हो गए और उनकी जगह छोटे छोटे जानवरों का उदय हुआ। इन छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए मानव ने पत्थर के छोटे छोटे उपकरण बनाए, जिन्हें माइक्रोलिथ, लघु पाषाण या सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा गया है। तीर धनुष का विकास भी मध्य पाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाण काल तक मानव पूरी तरह से प्रकृति पर आश्रित था। उनमें तथा पशुओं में बहुत कम अंतर था। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। इस काल का समय 9,000 से 1,000 ईसा पूर्व माना गया है। इस काल में मानव ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया, कृषि और पशुपालन की शुरुआत की, पहिए का आविष्कार किया और औजारों को पालिशदार बनाना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का समय 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल के अंतर्गत 3500 से 600 ईसा पूर्व तक के समय का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता, ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं और वैदिक अथवा आर्य सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसके अनेक नगर खोजे गए हैं। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है, क्योंकि इसके स्थलों से अत्यधिक मात्रा में कांस्य की वस्तुएं और उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये लोग टिन और तांबे को मिलाकर कांसा तैयार करते थे और उससे फिर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और उपकरण बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के समय को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व हड़प्पा सभ्यता 3500 से 2600 ईसा पूर्व, विकसित हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व और उत्तर हड़प्पा सभ्यता, इसका समय 1900 से 1300 ईसा पूर्व माना गया है। इसका अर्थ है कि यह सभ्यता 3500 से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। नेक्स्ट है ताम्र पाषाणिक संस्कृति। नवपाषाण काल के बाद एक और जहां सिंधु और सरस्वती नदियों की घाटियों में धीरे धीरे एक पूर्ण विकसित सभ्यता का विकास हुआ, वहीं मध्य भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्कन के महाराष्ट्र में एक अत्यंत भिन्न प्रकार की संस्कृति विकसित हुई। ये लोग पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करते थे, इसलिए इन्हें ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में अहाड़, मालवा, कायथा, जोरवे, प्रभास, रंगपुर और सवालदा संस्कृतियों का विकास हुआ। ये सभी ग्रामीण संस्कृतियां थी। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। ये मातृ देवी की पूजा करते थे और वृषभ इनके धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्य भारत आए और यहाँ पर आर्य सभ्यता का विकास हुआ, जो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य कबीलों में बटे हुए थे। आर्य सभ्यता का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है: पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व
और उत्तर वैदिक सभ्यता का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। पूर्व वैदिक सभ्यता की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक सभ्यता की जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग ग्रंथों से प्राप्त होती है। पूर्व वैदिक अथवा ऋग्वेदिक काल के आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन के स्थान पर कृषि हो गया। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य देवता इंद्र था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य देवता प्रजापति बन गया। जहां उत्तर भारत में सिंधु सभ्यता, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां और वैदिक सभ्यताओं का दौर था, वहीं दक्षिण भारत में 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल का समय निर्धारित किया गया है। दक्षिण भारत में नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। इस संस्कृति के साक्ष्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से प्राप्त होते हैं। इस संस्कृति का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम सदी ईस्वी तक निर्धारित किया गया है, जबकि सुदूर दक्षिण में यह संस्कृति दूसरी और तीसरी सदी ईस्वी तक भी प्रचलित रही। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। इस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद के समय का अध्ययन किया जाता है। 600 से 321 ईसा पूर्व के समय को 3 नामों से जाना जाता है: महाजनपद काल, बौद्ध काल और प्राक मौर्य काल। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में हुए आर्थिक परिवर्तनों ने इन महाजनपदों के विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। कबीलाई तत्वों के कमजोर पड़ने पर इनकी जगह क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। कई जनों अथवा कबीलों ने मिलकर जनपदों की स्थापना की और शक्तिशाली जनों ने महाजनपदों का स्थान प्राप्त कर लिया। इस समय राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों शासन प्रणालियां प्रचलित थी। इस समय महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के प्रयासों से धार्मिक क्षेत्र में उल्लेखनीय क्रांति हुई। इसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन ने तत्कालीन वर्ण व्यवस्था की जटिलता तथा धार्मिक जीवन में यज्ञ, पशुबलि और कर्मकांडों के विरुद्ध आवाज उठाई। 16 महाजनपदों में से मगध के साम्राज्य का विकास हुआ, क्योंकि इसकी राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी जो सुरक्षित स्थिति में थी। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसके आसपास नदियां बहती थी और इस कारण इन राजधानियों पर दुश्मन आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। मगध के जो जंगल थे उनमें आसानी से हाथी मिल जाते थे जो सेना के लिए उपयोगी थे। मगध के आसपास का क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था। यहाँ लोहे की खानें थी जिनसे सेना के लिए हथियार बनाए जा सकते थे। मगध का वातावरण स्वतंत्र था, इसे अनार्यों का देश माना जाता था। इन सभी सुविधाओं के कारण मगध 16 महाजनपदों में से सबसे आगे निकल गया और आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। 600 से 321 ईसा पूर्व अथवा मौर्यों से पहले मगध पर कई राजवंशों ने शासन किया। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाले सबसे प्राचीन राजवंश का नाम बृहद्रथ था। इस वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। जरासंध इसी वंश का शासक था, जिसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। ग्रीवरज मगध की पहली राजधानी थी। इसके बाद पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश ने शासन किया, जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश ने मगध पर शासन किया। हर्यक वंश के शासकों ने 544 से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। जिस समय मगध पर बिंबिसार का शासन था, उस समय पारसी अथवा खामनी वंश के शासकों ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किए। सबसे पहले इस वंश के शासक साइरस ने भारत पर असफल आक्रमण किया। इसके बाद हखामनी अथवा पारसी शासक दारा प्रथम ने 517 ईसा पूर्व के लगभग भारत पर आक्रमण किया और सिंध, कंबोज और गांधार पर अधिकार कर लिया। हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद गुप्त वंश के शासकों तक पाटलिपुत्र भारत के शासकों की राजधानी रही। हर्यक वंश के जितने भी शासक हुए, उन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के अमात्य शिशुनाग ने इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश के शासकों ने 412 से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदी की हत्या महापद्मनंद ने की और इसने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश के शासकों ने 344 से 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। इसी के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर सिकंदर, जो यूनान का शासक था, इसने आक्रमण किया, लेकिन यह व्यास नदी से ही वापस चला गया। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व की।
मौर्य वंश के शासकों ने 322 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सिकंदर के उत्तराधिकारी यूनानी शासक सेल्यूकस ने लगभग 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान के क्षेत्र उससे प्राप्त किए। विश्व के महान सम्राट अशोक का जन्म भी इसी वंश में हुआ, जिसने धम्म की स्थापना की, पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया और वह सारी प्रजा को अपनी संतान मानता था। इसने 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया, लेकिन उत्तराधिकार युद्ध के कारण इसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व हुआ। इसने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया, उसे विजय किया और इसके बाद उसने युद्ध करना छोड़ दिया। सम्राट अशोक के समय चोल, पांड्य, केरलपुत, सत्यपुत और ताम्रपर्णी उसके राज्य से बाहर थे, जिनका उल्लेख उसके दूसरे और 13वें शिलालेखों में मिलता है। मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसने 191 से 187 ईसा पूर्व तक शासन किया। मौर्यों के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई। इनके साम्राज्य पर छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और मौर्यों के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण भी हुए। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश के शासकों ने मगध पर 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक शासन किया, जिसमें पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल 187 ईसा पूर्व से 151 ईसा पूर्व रहा। मौर्यों के पतन के साथ ही भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस के बाद बैक्ट्रिया उसके साम्राज्य से अलग हो गया। लगभग 250 ईसा पूर्व बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोट्स प्रथम ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जो इंडो ग्रीक या इंडो बैक्ट्रियन राज्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ के शासकों ने भारत पर अधिकार करने का प्रयास किया। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समय हिंदी वंश शासक डेमेट्रियस ने अयोध्या और चित्तौड़ पर आक्रमण किए, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के सफल प्रतिरोध के बाद इन्हें सिंधु नदी तक वापस जाना पड़ा। गांधार, सिंध और पंजाब हिंदी वंश शासकों के अधिकार में आ गए। इन्होंने शाक्कल अथवा सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। हिंदी वंश शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। इन्होंने सिक्कों पर सर्वप्रथम राजाओं के चित्र और नाम लिखना शुरू किया। इनसे पहले जो सिक्के मिलते हैं उन पर किसी प्रकार के लेख नहीं मिलते। शुंग वंश के शासक भागवत अथवा भागभद्र के समय तक्षशिला के यूनानी शासक एंटीआलकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस आया और इसने वेशनगर अथवा विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई। हिंद यवनों का अंतिम शासक हर्मियस था। उसके बाद इसके राज्य पर कुषाणों का अधिकार हो गया। देवभूमि अथवा देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था, जिसके अमात्य वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व इसकी हत्या कर दी और कर्ण वंश की स्थापना की। इस प्रकार मगध पर 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक कर्ण वंश के शासकों का अधिकार रहा। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सिमुक अथवा सिंधुक ने की थी। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन मौर्यों के पतन के बाद कलिंग पुनः स्वतंत्र हो गया। हाथी गुम्फा अभिलेख से यहाँ के शासक खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि में दक्कन भारत में सातवाहन, उत्तर भारत में कुषाण और पश्चिम भारत में शक शासक 3 बड़ी राजनीतिक शक्तियों के रूप में उभरे। महाराष्ट्र में सातवाहन शासकों और दक्षिण में चोल, चेर, पांड्यों के उद्भव से पहले इस प्रदेश में महापाषाण युगीन लोग निवास करते थे। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक अथवा सिंधुक को माना जाता है। इसने मगध के कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। इसने 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक शासन किया। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम महान शासक था, जिसने 174 से 203 ईस्वी तक शासन किया। इसके कुछ समय बाद सातवाहनों का पतन हो गया। मौर्योत्तर काल में शक नामक विदेशी जाति ने भी भारत पर आक्रमण किया। शक, जिन्हें सीथियन भी कहा जाता है, ये मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। हिंद यवनों के बाद भारत में शकों का आगमन हुआ। जब कुषाणों ने 161 ईसा पूर्व के लगभग इन्हें इनके मूल स्थान से खदेड़ दिया, तो ये बैक्ट्रिया और पार्थिया होते हुए भारत आए और इस समय पश्चिमोत्तर भारत में हिंद यवन शासक शासन कर रहे थे। इनका शासन शकों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। शकों की 5 शाखाएं थी: अफगानिस्तान, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। तक्षशिला के शकों का शासन सिंध और पंजाब के क्षेत्र में था। यहाँ इन शकों ने 20 ईसा पूर्व से 44 ईस्वी तक शासन किया। तक्षशिला में शकों का संस्थापक मेउस अथवा मोग को माना जाता है। इसने 20 ईसा पूर्व से 20 ईस्वी तक शासन किया। इस क्षेत्र के अंतिम शासक एजेज द्वितीय को पहलव शासक गोंडोफर्नीज ने हराकर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया
और यहाँ पर शक वंश का शासन समाप्त हो गया। मथुरा के शकों का संस्थापक राजुल या राजुल को माना जाता है। कुषाण शासक भीम कडफिसस ने शकों की सत्ता को इस क्षेत्र से समाप्त कर दिया। इसका शासनकाल 65 से 78 ईस्वी माना जाता है। नासिक क्षेत्र में शकों की शाखा का संस्थापक भूमक को माना जाता है। इसके बाद नहपान ने शासन किया, जिसका शासनकाल 119 ईस्वी से 125 ईस्वी तक रहा। उज्जैनी शाखा का संस्थापक चष्टन को माना जाता है। रुद्रदामन इस वंश का सबसे महान शासक हुआ, जिसने 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन किया और इसने सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत करवाई। शकों का अंतिम राजा रुद्र सिंह द्वितीय था, जिसे गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित करके पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस के बाद बैक्ट्रिया की तरह पार्थिया ने भी लगभग 250 ईसा पूर्व स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ईरान को उस समय पार्थिया कहा जाता था। मौर्योत्तर काल में इन्होंने भी भारत पर आक्रमण किए। पार्थियन अथवा पहलव शासक गोंडोफर्नीज ने शकों को हराकर पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया। तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इसने 19 ईस्वी से 45 ईस्वी तक शासन किया। ईसाई अनुश्रुतियों में इसे संपूर्ण भारत का राजा कहा गया है। सेंट थॉमस नामक ईसाई धर्म प्रचारक इसके समय भारत आया। गांधार क्षेत्र से पहलवों की सत्ता को कुषाण शासक कुजुल कडफिसस ने समाप्त कर दिया और कुषाण शासन स्थापित किया। कुजुल कडफिसस का शासनकाल 15 से 65 ईस्वी माना गया है। कुषाण, जो चीन की पश्चिमोत्तर सीमा पर रहने वाली जनजाति थी, इस क्षेत्र को चीनी तुर्किस्तान के नाम से भी जाना जाता था। लगभग 165 ईसा पूर्व हुणों के आक्रमण के कारण इन्हें अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा। इसके बाद ये बैक्ट्रिया होते हुए भारत आए। कुषाणों का पहला शासक कुजुल कडफिसस था, जिसने 15 से 65 ईस्वी तक शासन किया। इसने पार्थियन अथवा पहलव शासकों को हराकर काबुल और गांधार पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कुषाण शासकों ने लगभग 230 ईस्वी तक शासन किया। दक्षिण भारत के संदर्भ में 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक के समय को संगम काल के नाम से जाना जाता है। इस समय यहाँ चोल, चेर और पांड्य शासकों ने शासन किया। चोल राज्य पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था, जिसके अंतर्गत चित्तूर, अर्काट, मद्रास, तंजौर, त्रिरचनापल्ली का क्षेत्र शामिल था। करिकाल इस वंश का प्रथम शासक था, जिसने समकालीन चेर, पांड्य और सिंगल राजाओं को परास्त किया। करिकाल के बाद इस वंश के कई राजाओं ने शासन किया। अंत में पल्लवों से पराजित होने के बाद 4वीं से 9वीं शताब्दी तक चोल राजवंश कमजोर होता गया। नेक्स्ट है चेर राज्य, जो वर्तमान केरल में स्थित था। इसे केरल पुत्र भी कहा जाता था। प्रथम शासक उदयन जेरल था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भरपेट भोजन कराया था, लेकिन यह तथ्य कल्पना प्रतीत होता है। इस वंश के कई शासकों ने शासन किया। अंतिम शासक से को पांड्य शासक नेदुनजेलियन ने 3री सदी ईसा पूर्व में परास्त करके चेर राज्य को कमजोर कर दिया। नेक्स्ट है पांड्य राज्य, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरई जिलों में फैला हुआ था। इस वंश का पहला शासक नेडियोन था और इस वंश के शासक नेदुनजेलियन ने चेर शासक से को बंदी बना लिया था। इसके बाद पांड्य राज्य कमजोर हो गया और 7वीं सदी में पांड्य राज्य का पुनः उत्कर्ष हुआ। इस तरह संगम साहित्य से प्रतीत होता है कि 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में इन तीनों राज्यों का वैभव समाप्त हो रहा था। सातवाहनों और कुषाणों के पतन के बाद उनके राज्यों पर अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। दक्कन और दक्षिण भारत में 3री सदी के पूर्वार्ध में सातवाहनों का शासन समाप्त हो गया। इनके बाद इस क्षेत्र पर वाकाटकों का शासन स्थापित हुआ। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था, जिसने सातवाहनों के पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसने 255 ईस्वी से 275 ईस्वी तक शासन किया। विंध्य शक्ति के जो पूर्वज थे वो सातवाहनों के अधीन बराड़ के स्थानीय शासक थे। इस वंश का अंतिम शासक हरिसेन था, जिसने 475 से 510 ईस्वी तक शासन किया। सातवाहन शासकों के बाद नासिक, अपरांत और लाट क्षेत्र पर आभीर शासकों ने शासन स्थापित किया। इस वंश का संस्थापक ईश्वरसेन था। इन्होंने इस क्षेत्र पर 4वीं सदी ईस्वी तक शासन किया। सातवाहन शासकों के बाद कृष्णा और गुंटूर क्षेत्र पर इक्ष्वाकु लोगों का शासन स्थापित हुआ। इसका संस्थापक श्री शांत मूल था और ये पहले सातवाहनों के सामंत थे। बाद में इस क्षेत्र पर पल्लवों ने अधिकार कर लिया। सातवाहन शासकों के बाद महाराष्ट्र और कुंतल प्रदेश पर चुटू सातकर्णी वंश, कृष्णा और मसूलीपट्टम के बीच ब्रथफ्लायन वंश, कृष्णा और गोदावरी के बीच सालंकायन वंश के शासकों ने शासन स्थापित किया। पल्लव शासक भी सातवाहनों के सामंत थे। सातवाहनों के पतन के बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और कांची को राजधानी बनाया। सिंह वर्मा
पल्लव वंश का पहला शासक था जिसने तीसरी सदी के उत्तरार्ध में शासन किया। अंत में चोल राजा आदित्य प्रथम ने 897 ईस्वी में इस वंश के शासक अपराजित वर्मन को पराजित करके पल्लवों के राज्य पर अधिकार कर लिया। कुषाणों के पतन के बाद मध्य भारत और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर नागवंशों का उदय हुआ, जिनमें पद्मावती के नाग और मथुरा के नाग प्रमुख थे। कुषाणों के पतन के बाद कौशाम्बी क्षेत्र में माघ वंश का उदय हुआ। वासिष्ठी पुत्र भीमसेन इस वंश का संस्थापक था। जैसे सातवाहन शासकों के नाम के साथ उनकी माता के नाम का उल्लेख हुआ है, इसी तरह माघ वंश के शासकों के नाम के साथ भी उनकी माता का नाम जुड़ा हुआ है। कुषाणों के पतन और गुप्त शासकों के उदय के बीच अनेक गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है। योधेय गणराज्य के सिक्के पूर्वी पंजाब से लेकर उत्तरी राजपूताना तक प्राप्त हुए हैं। सहारनपुर, देहरादून, दिल्ली, रोहतक और लुधियाना क्षेत्र पर इनका शासन था। इनके सिक्कों पर योधेय गणस्य जय अंकित है, जो कुषाण शासकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाए गए थे। योधेय गणराज्य ने कुषाणों के पतन में मुख्य भूमिका निभाई। आगरा और जयपुर के क्षेत्र में अर्जुनायन गण का शासन था। इन्होंने भी कुषाणों के पतन में योधेयों का साथ दिया। अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र में मालव गणराज्य का शासन था। योधेयों द्वारा बनाए गए कुषाण विरोधी संघ में ये भी शामिल थे। सतलुज और व्यास नदी घाटी में कुनिंद गणराज्य का शासन था। कुषाणों के विरुद्ध इन्होंने भी योधेयों का साथ दिया। रावी और चिनाब नदियों के बीच मद्र गणराज्य स्थित था। उत्तरी बिहार और नेपाल में लिच्छवी गणराज्य का शासन था। नेक्स्ट है गुप्त राजवंश। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, जिसने 275 से 300 ईस्वी तक शासन किया। इनका आरंभिक शासन उत्तर प्रदेश और बिहार में था। इस वंश में कई महान शासक हुए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसने आर्यावर्त के 9 राजाओं, आटविक क्षेत्र के 18, दक्षिण भारत के 12, 5 सीमावर्ती राज्यों और 9 गणराज्यों के राजाओं को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न निवास करते थे और चीनी यात्री फायान भी इसी के समय भारत आया था। स्कंदगुप्त के समय उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन उन्हें परास्त कर दिया गया। इस वंश के शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य के समय मालवा के शासक यशोधर्मन ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। इसी के समय हूण शासक मिहिरकुल का आक्रमण हुआ, जिसे हराकर भगा दिया गया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। लगभग 550 ईस्वी के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य पर छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। गुप्त शासकों के बाद मगध पर जिन शासकों ने शासन किया उन्हें उत्तर गुप्त शासक कहा जाता है। इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था, जिसने 510 से 525 ईस्वी तक शासन किया। उत्तर गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने 725 ईस्वी में इसकी हत्या करके मगध पर अधिकार कर लिया और इसके बाद मगध पर पाल शासकों का अधिकार हो गया। गुप्त शासकों के बाद कन्नौज में मोखरी वंश की स्थापना हुई। इस वंश की स्थापना 510 ईस्वी में हरिवर्मा ने की थी, जो गुप्तों का सामंत था। मोखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा था, जिसने 600 से 605 ईस्वी तक शासन किया। गौड़ शासक शशांक और उत्तर गुप्त शासक देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी। यह हर्षवर्धन का बहनोई था। बाद में हर्षवर्धन ने वर्धन और मोखरी राज्य को एक करके कन्नौज पर शासन आरंभ किया। गुप्त शासकों के बाद बंगाल में गौड़ राज्य का उदय हुआ। शशांक हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्षवर्धन ने इस पर अधिकार कर लिया। शशांक की 637 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। गुप्त वंश के शासक बुद्धगुप्त के शासनकाल में मैत्रक सरदार भट्टारक ने सौराष्ट्र में अपनी सत्ता 475 ईस्वी में स्थापित की। यह गुप्त शासकों का सामंत था। इस वंश के अंतिम शासक शिलादित्य सप्तम 766 ईस्वी तक शासन कर रहा था। इस पर अरब आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके इसकी हत्या कर दी। इनकी राजधानी को लूटकर इस पर अधिकार कर लिया। 4वीं शताब्दी में कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इस वंश का अंतिम शासक भास्कर वर्मन था, जो हर्षवर्धन का समकालीन था। इसने लगभग 650 ईस्वी तक शासन किया। बाद में कामरूप अथवा असम पाल राज्य का अंग बन गया। गुप्त शासकों के पतन के बाद थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना हुई। इस वंश के शासकों ने 550 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। थानेसर में वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है और हर्षवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने 647 ईस्वी तक शासन किया। सम्राट हर्षवर्धन ने बंगाल, वल्लभी, मगध, सिंध, कश्मीर, नेपाल, उड़ीसा आदि राज्यों पर अपना प्रभाव स्थापित किया, लेकिन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इसी के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया और उसने सीयू की नामक पुस्तक में भारत के इतिहास का उल्लेख किया। सिंध पर हर्षवर्धन का प्रभाव था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद सिंध पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने
सिंध पर आक्रमण किया और यहाँ के राजा दाहिर को परास्त करके इस पर अधिकार कर लिया। वाकाटकों के बाद बादामी के चालुक्यों, कांचीपुरम के पल्लवों और मदुरई के पांड्यों का दक्कन और दक्षिण भारत में लगभग 300 वर्षों तक अधिकार बना रहा। मैसूर के पश्चिमी गंग और वनवासी के कदम्ब भी इनके समकालीन थे। दक्कन क्षेत्र में वाकाटकों के बाद बादामी के चालुक्य सत्ता में आए। इन्हें पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। इन्होंने 6ठी सदी से 8वीं सदी के मध्य तक शासन किया। जयसिंह इस वंश का पहला शासक था और कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने 757 ईस्वी तक शासन किया। बादामी के चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। इसका शासनकाल 608 से 642 तक रहा। इसके भाई विष्णुवर्धन ने वेंगी में चालुक्य राज्य की स्थापना की। वेंगी के चालुक्य राज्य को 1075 ईस्वी में चोल राज्य में मिला लिया गया। मैसूर के गंगों को पश्चिमी गंग कहा जाता है। इस वंश के शासक कोंकणी वर्मन ने 4ठी सदी के उत्तरार्ध में शासन स्थापित किया। अंत में 1004 ईस्वी में चोल राजा राजराज प्रथम ने गंग राज्य को विजय किया। जबकि पूर्वी गंग उड़ीसा के गंगों को कहा जाता है, जो वाकाटकों के सामंत थे। इन्होंने बाद में कलिंग में गंग वंश की स्थापना की। इनके शासन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी कुछ भाग शामिल था। मध्यकाल में भी इनका अस्तित्व बना रहा। नेक्स्ट है बनवासी के कदम्ब। बनवासी के कदम्ब राज्य की स्थापना मयूरशर्मन ने 4ठी सदी में की थी। ये पहले पल्लवों की अधीनता स्वीकार करते थे, लेकिन समुद्रगुप्त के अभियान के बाद पल्लवों की शक्ति कमजोर हो गई। बनवासी के कदम्बों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र कीर्तिवर्मा ने 540 ईस्वी के आसपास कदम्बों को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया और इस तरह कदम्ब राज्य की स्वाधीनता का अंत हो गया। नेक्स्ट है पांड्य राजवंश। पांड्य राज्य के इतिहास को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। संगमकालीन पांड्य राज्य, जिसका अस्तित्व 100 से 250 ईस्वी तक रहा। कंडुगोन ने जिस पांड्य राज्य की स्थापना 6ठी सदी में की, उसे प्रथम पांड्य राज्य कहा जाता है। इसने 590 से 620 ईस्वी तक शासन किया। इसने क्लब्र नामक विदेशी जाति को परास्त करके अपना शासन आरंभ किया था। अंत में 994 ईस्वी में चोल राजा राजराज प्रथम ने पांड्य शासक अमर भुजंग को पराजित करके इसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। 13वीं सदी में सुंदर पांड्य द्वारा स्थापित पांड्य राज्य को द्वितीय पांड्य राज्य कहा जाता है। अब चलते हैं कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष की ओर। सम्राट हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए कन्नौज के मोखरी वंश के अवंती वर्मन के पुत्र सुचंद्र वर्मन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 700 ईस्वी से 740 ईस्वी तक कन्नौज पर यशोवर्मन का अधिकार रहा। कुछ समय के लिए कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड ने यशोवर्मन को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। 770 ईस्वी के लगभग कन्नौज पर आयुध वंशी शासकों ने अपना शासन स्थापित किया। वज्रायुध इस वंश का संस्थापक था। इसके बाद इंद्रायुध और चक्रायुध शासक हुए। बंगाल में पाल वंश। 637 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में अव्यवस्था बनी रही। बंगाल की जनता ने तंग आकर गोपाल नामक व्यक्ति को राजा बनाया, जिसने पाल वंश की स्थापना की और 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। पाल वंश के शासकों ने बंगाल पर 12वीं सदी के उत्तरार्ध तक शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने 8वीं सदी के प्रारंभ में की थी। इस वंश के शासक अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज होने का दावा करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल के समय 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। लगभग 1085 ईस्वी तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बादामी के चालुक्यों के राज्य पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया। राष्ट्रकूटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी, जिसने 735 से 755 ईस्वी तक शासन किया। इससे पहले इसके पूर्वज बादामी के चालुक्यों के सामंत के रूप में रहे। कर्क द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने 972 से 975 ईस्वी तक शासन किया। कन्नौज के राजनीतिक और आर्थिक महत्व के कारण पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों ही इस पर अधिकार करना चाहते थे। यह संघर्ष लगभग 1 शताब्दी तक चलता रहा और अंत में गुर्जर प्रतिहारों का शासन कन्नौज पर स्थापित हो गया। इस संघर्ष का कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला और लंबे समय तक चले इस संघर्ष ने तीनों शक्तियों का पतन अवश्यंभावी बना दिया। बंगाल में सामंत सेन ने 11वीं सदी के उत्तरार्ध में पाल वंश की सत्ता समाप्त करके सेन वंश का शासन स्थापित किया। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के समय 1202 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण करके तुर्क सत्ता की स्थापना की। राष्ट्रकूटों के सामंत तैलब द्वितीय ने 975 ईस्वी में अंतिम राष्ट्रकूट राजा करक द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट शासन को समाप्त करके
कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना की। इसी तरह गुर्जर प्रतिहार राज्य पर कन्नौज के गढ़वाल, शाकंभरी के चहमान, मालवा के परमार, जेजाक भुक्ती के चंदेल, गुजरात के सोलंकी और त्रिपुरी के कलचुरी जैसे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में यहाँ के शासक जयचंद को हराया। इसके बाद हरिश्चंद्र यहाँ मोहम्मद गोरी के सामंत के रूप में शासन करता रहा और अंत में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। ये भी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को हराकर दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया। गुर्जर प्रतिहारों के बाद उपेंद्र अथवा कृष्णराज ने मालवा में परमार वंश की स्थापना की। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीतकर परमारों की शक्ति का अंत किया। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र पर 831 ईस्वी में नन्नुक ने चंदेल राजवंश की स्थापना की। परमर्दी देव अथवा परमल इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1165 से 1203 ईस्वी तक शासन किया। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे पराजित करके कलिंजर के दुर्ग पर अधिकार किया। 1305 ईस्वी में बुंदेलखंड क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद गुजरात में मूलराज प्रथम ने सोलंकी या चालुक्य वंश की स्थापना की। इसने 942 से 995 ईस्वी तक शासन किया। 1025 ईस्वी में यहाँ के शासक भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। 12वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पर बघेल राजवंश की स्थापना हुई और 13वीं सदी में इस क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। जबलपुर के निकट त्रिपुरी में कोकल प्रथम ने कलचुरी वंश की स्थापना की। इसने 845 ईस्वी से 878 ईस्वी तक शासन किया। 1211 ईस्वी के आसपास चंदेल शासक त्रिलोक्यवर्मन ने त्रिपुरी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। दक्षिण भारत में संगमकालीन चोलों के बाद 9वीं सदी में लगभग 850 ईस्वी चोलों की सत्ता का पुनरुत्थान हुआ। 850 ईस्वी में विजयालय ने तंजौर पर अधिकार करके स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना की। यह पल्लवों का सामंत था। अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय को 1256 ईस्वी में पांड्य शासक जटावर्मन सुंदर पांड्य ने परास्त किया। 1279 ईस्वी में पांड्य शासक कुलशेखर ने इसे पुनः परास्त किया और इसी के साथ ही चोलों की सत्ता समाप्त हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये थी प्राचीन भारतीय इतिहास की समय सारणी अथवा क्रोनोलॉजी। इस संबंध में यदि कोई कमी रह गई हो तो कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।